नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए रामदरश मिश्र जी की कहानी एक औरत एक जिंदगी। कौन है यह? मैंने अपने साथ चलते हुए अपने गंवई दोस्त सुकुमार से पूछा। अरे, यह नरेश की बहू है, आप नहीं पहचानते? फिर जैसे उसने अपने को सुधारते हुए कहा, हाँ आप पहचाने भी कैसे, 4-4 साल पर तो गांव आते हैं, भूल ही गए होंगे सबको। मैंने मौन होकर यह शिकायत स्वीकार कर ली और सोचता रहा, यह नरेश की बहू है? कुंवार की इस चिलचिलाती धूप में मर्दों को मात करती हुई फावड़ा चला रही है। पालगी बाबा! खेत के पास पहुंचने पर नरेश की बहू भवानी, हाँ यही तो नाम है इसका, उसने मुझे नमस्कार किया और काम करना छोड़कर हंसती रही। मुझे आशीर्वाद देना नहीं आता और विडंबना यह है कि गांव में पद में बहुतों से बड़ा हूँ। किसी का चाचा, किसी का आजा, किसी का परपाजा, मुंह में कुछ बुदबुदाकर आशीर्वाद देने का अभिनय किया। बाढ़ का पानी छूट गया था, खेत बोने लायक हो गए थे और यह औरत श्रम से लथपथ हंसी में खेलती हुई जमीन की परतों को तोड़ रही थी। मैं खड़ा खड़ा देख रहा था। क्यों बाबा, गांव आने की इच्छा नहीं होती? गांव कितना भी बुरा हो जाए अपनी मातृभूमि है ना। हाँ है तो। मैं गांव आकर इस प्रकार के औपचारिक सवालों से ऊब जाता हूँ। लेकिन भवानी के इस वाक्य में सच्चाई की कुछ ऐसी आंच थी कि मैं इसे औपचारिक नहीं मान सका और अनुभव करने लगा कि मैं कितना कट गया हूँ इस जमीन से कि यहाँ के चेहरे नहीं पहचानता। मैं चलने को हुआ तो भवानी ने आग्रह किया, बैठिए बाबा, ऐसे लोगों के दर्शन बड़े भाग से होते हैं, आपके दर्शन से पुण्य मिलता है। मैं संकोच में गड़ा जा रहा था इस संतत्व के पुरस्कार से, लेकिन भवानी का स्वर इतना अकृत्रिम था कि मैं उसका आग्रह टाल नहीं सका और खेत की मेड़ पर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। भवानी कुदाली चलाती रही और हंसकर बातें करती रही। हाँ, वह जमीन की परतें तोड़ रही थी, ब्राह्मण की अभिजात की जमी हुई सतहें तोड़ रही है और नए बीज उगाने के लिए मेरे सामने परत टूट रही थी। नरेश की विधवा बहू भवानी, नरेश का पूरा खानदान अपनी नंगई और गुंडागरी के गिरी के लिए जवार में मशहूर था। किसी को उजाड़ दिया, किसी को लूट लिया, किसी को गाली दे दी। इसके दरवाजे से होकर लोगों का निकलना मुश्किल था। आतंक इसके घर के आसपास पहरा देता था। ये थे गरीब, लेकिन दूसरों की संपत्ति का बहुत कुछ हथिया लेने की वजह से इनका काम आसानी से चल जाता था और नंगई के बल पर सबके ऊपर छाए रहते थे। परिवार भी भरा पूरा था नरेश का। उसका परम नंगा बाप कोदई और 2 हट्टे खट्टे बदमाश चोर चाचा। चाचा लोग कुंवारे थे। नरेश की भी शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी। उसने मिडिल पास कर लिया था, शायद इसलिए। नरेश मेरा सहपाठी था। हम लोगों के बीच अपनी नवागता बहू को बड़े प्यार से याद करता था। उसकी सुंदरता का बखान करते नहीं थकता था। उसकी बात करते करते भावुक हो उठता था। वह अपने खानदान से थोड़ा अलग था, नेक दिल और समझदार। वह चाहता रहा अपनी खानदानी कलंक को मिटाना। गोकी वह खुद प्राय अपने खानदानी दंभ, जोश खरोश और नंगई का शिकार हो जाता था, तो भी वह अच्छा था। वह मिडिल पास कर एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हो गया था। रोज 3 कोस आता था, 3 कोस जाता था। अपने नंगे बाप की गाली और मार खाता था, मगर उसके मन में एक सपना था, मकान बनवाने का। टूटे फूटे खंडर को देख उसे कोफ्त होती। बाबा क्या सोच रहे हैं? कुछ बोलिए, बतियाइए, बड़े भाग से दर्शन हुए हैं। कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं। तुम्हें देखा तो पुरानी यादों में डूब गया था। उभर आए थे वे दिन जब नरेश मेरा सहपाठी था। कितने भोले भाले थे वे दिन। भवानी जैसे गुताली चलाती रही, हंसकर बोली, छोड़िए बाबा उन बीते दिनों को, वे पकड़ में कहाँ आते हैं, झूठे हैरान करते हैं। आपने तो दुनिया बहुत देखी है, कुछ देश काल की बात सुनाइए। मैंने अनुभव किया कि अंतिम शब्द तक आते आते भवानी का स्वर कुछ भारी हो गया था और कुछ देर तक उधर को मुंह करके कुदाली चलाती रही। जिस सत्य को हम लोग इतना पढ़ लिख कर भी नहीं पकड़ पाते, उसे भवानी ने कितनी सहजता से पा लिया था।
हाँ ठीक कहती हो बहू, भूली बातों में क्या धरा है, मगर वे कभी कभी याद ही आ जाती हैं। ऐसा लगा कि मोटी सी रेखा भवानी के चेहरे पर उगी और तुरंत मिट गई। हाँ बाबा, सो तो है। 11 बज रहे थे। भवानी की लड़की मेड़ पर आकर खड़ी हो गई। शायद कुछ कहना चाहती थी। कितनी छोटी थी तब। हाँ, अब तो 12 साल की हो गई। अभी से चिंता सवार हो गई है। बाबा, कैसा है हमारा समाज, जहाँ बेटी छाती पर पत्थर बनकर जन्मती है? उधर कैसा है बाबा? उधर के लोग इतने दकियानुसी नहीं है, इसलिए सुखी भी हैं। उधर लड़कियों की बहुत इज्जत है। बहू और लड़की है ना? नहीं बाबा, एक लड़का है, इससे 2 साल छोटा। भगवान जिया दे और आदमी बना दे, इसी आशा पर तो जिंदगी से लड़ रही हूँ। माई पहुना आए हैं कहीं से? कहाँ से? माई चिन्नत नहीं आकर बैठे हैं। भवानी ने कुदाली रोक दी और बेटी को इस कदर देखने लगी मानो पूछती हो, घर पर कुछ खाने पीने को है? मगर बेटी की आंखों की उदासी को पढ़कर जान लिया कि घर खाली है। चल बेटी तू घर चल, मैं बनिया के यहाँ से होकर आती हूँ। बेटी चली गई कुदाली लेकर। देखा बाबा, कुंवार में भी पहुनाई कराने की फुर्सत मिल जाती है लोगों को। पता नहीं कौन है ये जो काम के समय तारने आ गए हैं। चलने को उद्दत होती हुई बोली, अच्छा बाबा, आपके भी खाने पीने का बखत हो गया है। सुकुवार ठहरे, बेला कुबेला खाने से तबीयत बिगड़ जाती है। अरे सुकुवार कहाँ है? मैं भी तो इसी मिट्टी में जन्मा हूँ। अरे जब जन्मे थे तब जन्मे थे, अब तो कितनी दूर जा पड़े हैं। हंसकर वह चली गई और मुझे लगा कि भवानी की सीधी सी बात में कितनी कटी सत्यता भरी है। मैं घर नहीं गया। सुकुमार के साथ पास के बगीचे में टहलता रहा। पास के तालाब में पाखी किल्लोल कर रहे थे और ठंडी हवा रह रहकर सुखद स्पर्श छोड़ जाती थी। बचपन के कितने दिन बीते हैं इन पेड़ों के साथ, इस जल के साथ, इस मिट्टी के साथ। बचपन की याद आते ही नरेश की फिर याद आने लगी। नरेश बचपन का सहपाठी। जब मैं विश्वविद्यालय में गांव आता तो उसके साथ होकर यह भूल ही जाता कि मैं गांव से कट गया हूँ। और एक दिन सुना है कि हैजे की बीमारी गांव में फैली हुई है, जिसमें नरेश के दोनों चाचा लोग मर गए। कोदई जैसे अकेले बरगद सा खड़ा था, तनिक सी हवा में लहरा उठता, हाहा उठता। एक दिन नरेश की माँ भी खाए खाए करके चलती गई। नरेश मकान बनवा रहा था। पुश्तैनी ढी की जमीन झगड़े में पड़ गई, इसलिए वह अपने खेत में मकान बना रहा था। मकान आधा ही बना था कि नरेश मर गया। कोई समझ ही नहीं पाया क्यों मर गया। हाँ, पीला बहुत दिनों से दिख रहा था। भवानी कटे रुख की तरह गिरी थी और उसके चारों तरफ फैला हुआ सुनसान उसे निगल रहा था। बेटे के मर जाने से कोदई शमशान के बरगद सा खड़ा था। बात बात में हहराता हुआ सन्नाटे को वह और भयावह करता हुआ। भवानी एक छाया सी इस बरगद की छाव में सिमटी सिकुड़ी पड़ी थी। कोदई भवानी की को गालियां देता था, मारता था। भवानी घर की खराब हालत देख रही थी और देख रही थी बड़बड़ाते कोदई के निकम्मेपन को। वह चाहती थी घर के बाहर कूदना, लेकिन सामाजिक आतंक कोदई के रूप में खेत के धोखे सा खड़ा था। एक दिन कोदई बाढ़ में बह गया और उसी बाढ़ में नरेश द्वारा बनवाए आधे मकान की दीवारें टूट टूट कर ढहने लगी, छतें भराने लगी। बच्चा और बच्ची को लिए खड़ी भवानी चारों ओर गरजती सीमाहीन बाढ़, ऊपर खुले आकाश में से टूटता हुआ मेघ, सीमाहीन दिशाओं की ओर ताकती भवानी। दीवारें टूटकर गिर रही थी। पुश्तैनी लकड़ियां जो मकान में लगी थी बहरा रही थी और भवानी बच्चों को लिए सब देख रही थी घूंघट उठाए हुए। और तब से वह गांव नहीं आया। 5 वर्ष बीत गए। सुकुमार बता रहा है, बड़ी बहादुर औरत है ये भैया। मैंने सुकुमार को जिज्ञासा से देखा तो वह कहने लगा, जानते हैं भैया, कोदई की तेरही होते ही यह घर से निकल पड़ी। गांव की चकित बुढ़ियों ने समझाया, बहू अभी तुम्हें शोभा नहीं देता इस तरह घूम घूम कर काम करना। अभी नरेश को मरे कितने महीने हुए हैं और अभी कोदई को मरे कितने दिन हुए हैं। अरे कुछ पूजा पाठ में मन लगाओ, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। भवानी ने बड़ा सा रूखा सा उत्तर दिया। हाँ ठीक कहती हैं काकी जी, मैं पूजा पाठ में मन लगाऊं और गांव वाले मेरी खेती बाड़ी में मन लगावे और एक दिन पूजा से जाकर पाऊं कि मेरे सारे खेत पट्टीदारों के नाम हो गए और मैं अपने दोनों बच्चों को लिए भिखारी सी रास्ते पर खड़ी हूँ। इससे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ना। और काकी, दादी और आजी सभी भुनभुनाती हुई चली गई। अरे कौन समझावे इस बहुरिया को, इसकी तो मति ही उलट गई है।
भवानी ने अपना घूंघट क्या उलट दिया, मानो सारे गांव का घूंघट उलट दिया। वह घूम घूम कर अपने सारे खेत देखा ही पहचान आई। खेत थे ही कितने, केवल 2 बीघे, मगर कई टुकड़ों में बटे हुए। आप जानते हो ही इस गांव का हाल। भवानी जिधर से गुजरती कुछ लोगों की छाती पर मानो एक जलती सी लकीर खींच जाती। धनपति को तो आप जानते ही हैं, जहां जताने का मौका मिलता है, जहां ऐसा मौका देखता है, सहानुभूति का चारा लेकर पहुंच जाता है। बेईमान कमीना साला। मुझे लगा कि सुकुमार कोई ऐसी बात कहने जा रहा है जिसमें कुरूप धनपति का बिंब और भी कुरूप होकर उभरा है। मैं चुपचाप सुनता ही रहा। सुकुमार एक तीखा घूंट गले के नीचे उतारता सा बोला, बाढ़ हट गई थी, खेत बोने का समय आ गया था। भवानी के पास ना बैल थे, ना हलवाहा, ना बीज। परेशान सी यहाँ दौड़ती वहां दौड़ती, परंतु किसी के पास कहाँ इतनी अवकात की कुंवार कार्तिक में किसी की सहायता करे। उसने कईयों से बटाई की बात शुरू की। कई लोग तैयार हो गए। तब एक दिन धनपतिया पान पचकारता भवानी से मिला। बोला, अरे 2 बीघे जमीन बटाई दे दोगी तो खाओगी क्या? क्या करूं बाबा जी, हाथ पाँव नहीं चलता तो क्या करूं? अरे तो मुझसे क्यों नहीं कहा? 2 बीघे खेत होते ही कितने हैं, मैं सब करा दे रहा हूँ, चिंता मत कर। भवानी कृतज्ञ भाव से बोली, बड़ी दया होगी आपकी, फसल पर सब वापस कर दूंगी। अरे नहीं, इसमें लगता ही क्या है, कहकर धनपतिया चलाया और उसने खेत जोत बुवा दिए। धनपति पद में सुकुमार के चाचा लगते हैं और गांव के अच्छे खाते पीते लोगों में हैं, लेकिन तिक्तता से सुकुमार धनपतिया कह रहा था कि मैं धनपति की कुरूपता का अनुमान कर रहा था। भवानी सुबह से शाम तक फिरकी की तरह नाचती रही। घर का काम, दुआर बहोरना, गाय को सानी पानी करना, गोबर सिर पर उठा उठा कर खेत में फेंकना, समय बचाकर चरखा काटना। चरखा ही तो उसकी जीविका का आधार बन गया था। मानो उसने सारे गांव को चुनौती दे दी हो। धनपतिया को घमंड था कि उसने भवानी की खेत जोते बोए हैं। वह समझता था कि भवानी उसके एहसान की दासी बन गई है। पहुंच गया एक दिन, पहर भर रात बाकी रहते भवानी के यहाँ। भवानी बहू, इस खेत में क्या बोया जाए यही पूछने आया हूँ। धनपति बाबा, मैं तो सोचती हूँ गेहूं बो दिया जाए। अच्छा। लेकिन धनपति हिला नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहा। भवानी बहू, कोई और चीज चाहिए तो बोलना, कोई संकोच मत करना। धनपति हाँफ रहा था। आपकी मेहरबानी धनपति बाबा। नहीं नहीं बहू, मेहरबानी क्या है, बात यह है कि एहसान तो तुम ही मुझ पर कर रही हो। मैं किस लायक हूँ बाबा जी, जन्म की करम जली अभागी। तुम तो बहुत कुछ हो भवानी। कहते हुए धनपतिया ने भवानी की बाह पकड़ ली। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने सुकुमार को रोका। अरे यह तो सारा गांव जानता है। बात यह है कि भवानी का घर तो क्या है, खंडर है। बोने के लिए कई लोग उधर से जा रहे थे। उन्होंने उनकी बातें सुनी और फैला दी। भवानी तो इतनी भली है कि उसने यह बात किसी से नहीं कही। मैंने एक लंबी सी सांस ली और सुकुमार कहता रहा। भवानी ने धनपतिया को डांटा। चीची, यह क्या करते हो धनपति बाबा? लेकिन उन बाद में धनपतिया भवानी को कसता ही गया। भवानी ने जोर से धनपतिया के मुंह पर दांत से काटा। एक हल्की सी चीख निकली और धनपति छूटकर अलग हो गया, कुर्राता हुआ। अच्छा, देख लूंगा। गांव में धनपति का निकलना मुश्किल हो गया। गाल पर दांतों का निशान लेकर किसी ने पूछा तो वह कह दिया, बच्चे ने दांत गड़ा दिया है। और तब से गांव के सारे शोहदे भवानी के रास्ते से हट गए, मानो भवानी का तेज उसके साथ लक्ष्मण रेखा खींचता हुआ चलता था। भवानी समझ गई कि एहसान का मूल्य क्या होता है। वह अकेले ही जूझने लगी। खेत सींचने के लिए किसी का सहारा न मिलने पर अपने बच्चों को लेकर जूझ पड़ी। पोखरे से पड़े घड़े में पानी भर भरकर उसने सारे खेत सींच कर दिए। लोग दंग थे। दंग तो मैं भी हूं। क्या सचमुच सींच गई? हाँ हाँ, झूठ नहीं कह रहा हूं, सुकुमार बोलता गया। अजब का साहस और बल है। खेत पानी गोबर पाकर झूमने लगे भवानी की आंखों में। बड़ी दुखी है बेचारी। मेरे मुंह से एक आह निकली। दुखी नहीं भैया, वह नहीं दुखी तो वे लोग हैं जो खूब खा पीकर दूसरों का हड़प कर मुंह लटकाए रहते हैं। उसे देखिए, कभी उसके चेहरे पर बुझा हुआ नहीं पाएंगे। चक्की चलाते समय, खेत काटते समय, रास्ता चलते समय, उपवास सहते समय गाती ही रहती है। सबसे हंसकर ही बोलती है। पता नहीं भीतर का इतना रस उसे कहाँ से मिला है। माघ की अमावस्या का समय आया। गांव की बड़ी बूढ़ियों ने प्रस्ताव किया, भवानी बहू चलो त्रिवेणी नहाए, पति और ससुर का फूला भी छोड़ती आना। नहीं काकी जी, मेरे लिए तो खेत ही तीरथ भरत है, इन्हें छोड़कर कहाँ जाऊं, साफ हो जाएंगे। और मैंने फूला तो सेवंती नदी में ही छोड़ दिया। यह तो अपनी माँ है। अरे तू कितनी बेशरम हो गई है। भतार को मरे साल भर भी नहीं हुआ और तीरथ भरत से एकदम नाता तोड़ बैठी। तू कितनी कठोर बन गई है रे।
भवानी हंसती रही और औरतें बड़बड़ाती हुई चली गई। भवानी की हिम्मत गजब की है भैया, यह तो पूस माह की रातों में उठ उठकर खेतों का चक्कर लगा आया करती थी। फागुन आया तो उसके होठों पे फाग की कड़ियां छूटती ही नहीं थी। गीत गाती हुई खेतों में हवा के समान पौड़ती थी। हाय दैया, इस बहुरिया को क्या हो गया है, बिल्कुल परबल हो गई है। मर्द को मरे साल भर भी नहीं हुआ, यह घूम घूम कर फगुआ गा रही है। औरतें बकती, भवानी सुनती और हंसती हुई निकल जाती। पक गए, खेत पक गए। भवानी को मजूर नहीं मिले, बड़ी मारामारी थी मजूरों की। भवानी अकेले बैठ गई खेत काटने और गाते गाते सारे खेत काट गई। दोनों बच्चे बोझ उठाते थे। भवानी कटे डांटों को शाम को ढोती थी और जब सारी फसल कटकर खलियान में पहुंच गई और तब एक दिन धनपतिया प्रकट हुआ। उसने कहा, इसमें का तो आधा मेरा है। भवानी ने पूछा, आधा आपका कैसे? यह तो बटाई का था ना, मैंने जोताया बुवाया। धनपति बेशर्मी से बोला, बटाई का तो नहीं था, आपने सहायता की थी, मगर मैं आपकी सहायता नहीं चाहती। आपने जितना खर्च किया है सूद सहित ले लीजिए। नहीं नहीं, खेत बटाई पर थे। धनपति अड़ा हुआ था। तो आप अब तक कहाँ थे जब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर खेत सींच रही थी, कटियार कर रही थी? यह तुम्हारा निजी उत्साह था, उसके लिए मैं क्या कर सकता था? मैं बाहर गया हुआ था, तुमने मुझसे पूछे बिना कटिया कर ली तो मैं क्या करूं? भवानी अड़ गई। आप झूठ बोलते हैं, बटाई की तो बात ही नहीं हुई थी और मैं फसल में हाथ नहीं लगाने दूंगी। धनपतिया ने अपने हलवाओं को ललकारा, उठा लो आधा डांट इसके खलिहान में से। भवानी हाथ में गड़ासा लिए तन गई। जिसे किसी ने हाथ डांट पर हाथ लगाया उसे नोच डालूंगी। यह डांट हमारे खून पसीने से सींचा है। ताकते क्या हो, उठा लो आधा। धनपतिया गरज रहा था, मगर भवानी का चंडी रूप देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। गांव के तमाम लोग चुप खड़े थे। सत्य क्या है सभी जानते थे, मगर सभी मौन थे। अच्छा समझूंगा, कहकर धनपति चला गया और एक रात भवानी के खलियान में आग लग गई। लपटों में डांट हू जलने लगे। भवानी हाहाकार कर उठी और जलते हुए डांट की एक मुठ लेकर धनपति के खलियान की ओर दौड़ी, मगर लोगों ने रोक लिया। वह तड़प कर चीखने लगी, क्यों मुझी को रोकने को वीर बने हैं आप लोग? धनपति को रोकने में डर लगता है? आपका इंसाफ कमजोरों के लिए ही है। वह लोगों से पकड़ी जाकर तड़प रही थी और जलते खलियान की लाल लाल लपटें उसकी आंखों में उठ गिर रही थी। लोगों ने दौड़ धूप कर आधा डांट बचा लिया। भवानी लोगों के पास इंसाफ के लिए दौड़ी धूपी। लोगों ने टाल दिया, यह कहकर कि किसी ने धनपति के आदमियों को आग लगाते पकड़ा तो नहीं है। भवानी सब समझ गई। पंचायत में लालिश करना व्यर्थ था, क्योंकि वहां भी यही न्यायमूर्तियां बैठती जो सत्य को जानकर भी कहने का साहस नहीं कर सकती थी। बरस पर बरस बीत गए। उसे ऐसे ही जूझते अभावों में, कुरूपताओं से, अंधकारों से उपवास पर उपवास किए, बाधाओं पर बाधाएं पी, लेकिन किसी के सामने झुकी नहीं। अपार जीवट पाया है इस औरत ने। अपने कोले के अमरूदों, जामुनों, नींबुओं को ले जाकर बाजार में बेचने लगी तो लोग झल्लाए, गांव की नाक कट रही है। ब्राह्मण की औरत का कुंजड़ीन की तरह बाजार में बैठना बड़ा ही खराब है। भवानी ने कहने वालों को सुना दिया और झूठी हाड़ी में मुंह डालते घूमना, खलियान फूंक देना, बैल चुरा लेना अच्छा काम है। दूसरे दिन जब हम लोग दशहरे के मेले जा रहे थे तो सुकुमार ने एक और इशारा करते हुए कहा, वह देखिए। मैं देखकर मरमाहत सा गया। भवानी कल वाले खेत में अपने लड़के के साथ हेंगा खींच रही थी और लड़की हेंगे पर चढ़ी हुई थी। और मैंने कल्पना नहीं की थी कि एक स्वतंत्र भारत में एक औरत बैल की तरह हल हेंगा खींच सकती है। यह कोई नई बात नहीं भैया, ऐसा तो वह अक्सर करती है। अब तो लड़के लड़की कुछ बड़े भी हो गए हैं, तब तो वह अकेली ही जूझती थी। हम खेत के पास से गुजरे, मैं कुछ उदास हो गया। भवानी ने पसीना पोंछा और हंसती हुई बोली, बाबा मेला जा रहे हैं? हाँ मेला ही जा रहा हूँ। अच्छा कर रहे हैं बाबा, आए हैं तो अपनी जमीन को पूरा अपना कर जाइए। लड़के चिल्ला रहे थे, नीलकंठ नील बारी बारी, सीता से कही भेंट अकवारी, हमारा नाव किशन मुरारी। भवानी का लड़का एक उड़ते नीलकंठ को देख रहा था। भवानी ने क्षण भर का मौन तोड़ते हुए कहा, बाबा सीता जी से मेरी भी भेंट अखबार कह दीजिएगा। कह दूंगा, कहकर अनमना सा मैं आगे बढ़ा। पीछे एक गुनगुनाती हुई आवाज छूट रही थी।